हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है पार्ट 1 फिज़िक्स एनसीईआरटी बोर्ड विद्युत क्षेत्र और विद्युत आवेश, जिसमें हमने पार्ट 1 में कवर कर लिया था आवेश के बारे में और अच्छी और अच्छी स्थिति के बारे में हमने पढ़ रखा था। ठीक है, अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है जो हमारे साइड बुक्स में चैप्टर 2 है, गॉस के नियम, है ना, विद्युत फ्लक्स। हाँ जी, अब हमें विद्युत फ्लक्स को पढ़ना है। ठीक है, तो बच्चों आप लोग बिल्कुल आराम से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस में आपको पूरे चैप्टर पूरे बुक कवर्ड मिलेंगे। हाँ, और विथ होमवर्क्स एंड विथ टेस्ट सीरीज। ओके, आप उसे टीच मिनट ऐप पर जाके ऐप इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप क्लासरूम ऐड डालेंगे, आप पर्टिकुलर क्लास से कनेक्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो भी मटेरियल मैं यहाँ अपलोड करूँगा वो आपको मिलता जाएगा और आपको उस ऐप में आप स्टडी मटेरियल के अंदर से नोट्स पा सकते हैं, अपने टेस्ट पा सकते हैं और होमवर्क्स पा सकते हैं। तो एक टॉपिक का कंप्लीट डिस्कशन होगा, डीवीपी होगा जो आप लगाएंगे पर डे, हाँ, उस चैप्टर को कवर करने के बाद। ठीक है, तो वैसे तो लोग 12th के चैप्टर्स काफ़ी 12th की जो कोर्स बुक है उन्हें काफ़ी मुश्किल समझते हैं और काफ़ी टाइम में कवर करते हैं और बच्चे रट लेते हैं। हमें इतना टाइम नहीं देना है। ठीक है, हमें समझना है चैप्टर्स को और हर एक डेरिवेशन समझना है। ठीक है ना, और समझने का फ़ायदा ये है कि हमारा कि हम आराम से उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है ना, और वो चीज़ हमारे याद रहेगी हमें हमेशा। ठीक है जी हाँ। तो आज का हमारा टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। हाँ, तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ये वीडियो ताकि उन्हें एक एनालिटिकल वे मिले अपने कोर्स को समझने का और जानने का। ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस आपको, अपडेटेड सिलेबस आपको यहाँ मिलेगा। हाँ, हर एक सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा सिलेबस। जिस तरह का आपको बुक्स चाहिए तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं बुक इन द कमेंट सेक्शन एंड देन यू विल गेट द chapter wise comment, chapter wise books of every chapters of every book. Okay, because like that कि हम लोग ऐसे करेंगे कि जिसमें एक चैप्टर पढ़ाया तो अब अगर आपने कमेंट किया बुक्स तो आपको आपको लिंक दे दिया जाएगा इसके बुक्स की। ठीक है, या आप टीचमेंट ऐप से भी इंस्टॉल कर सकते हो और फिर उस ऐप से आप क्या कर सकते हो, क्लासरूम आईडी को डाल के आप उसमें सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र। हाँ जी, हमारा जो टॉपिक है वो है वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो हम लोग वैद्युत क्षेत्र हम लोग पढ़ चुके थे। वैद्युत फ्लक्स आज का टॉपिक है। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स क्या है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स है क्या। ठीक है ना जी, तो वैद्युत फ्लक्स फ्लक्स क्या मतलब है वैद्युत फ्लक्स का। वैद्युत फ्लक्स का मतलब यह है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे पृष्ठ से गुजरने रखे पृष्ठ से क्षेत्र में रखे पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की
संख्या। ओके इजी, तो काफ़ी बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं है। गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। तो संख्या क्या है, मतलब जितनी नंबर ऑफ लाइन हमारे हमारे पृष्ठ से गुजरेगी उसे हम कहेंगे विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स क्या है फ्रेंड्स? विद्युत फ्लक्स क्या है? विद्युत फ्लक्स वो बल रेखा है जो हमारे पृष्ठ से होकर गुजर रही है। ठीक है ना, तो हम इसे क्या कहेंगे? विद्युत फ्लक्स कहेंगे। देखो अब यहाँ पे कुछ टेक्निकल बातें हैं, अगर आप इसे समझ लेते हो तो ये आपको हेल्प आउट करेगा, रीच आउट करेगा आपको टॉपिक समझने में। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक जैसे कि पहले, जैसा कि मेरा तरीका है बताने का, कि पहली बात आपने क्या पढ़ ली? परिभाषा पढ़ ली। ठीक है, आपने विद्युत फ्लक्स की परिभाषा पढ़ ली। ठीक है ना, अच्छा, अगर आपने विद्युत फ्लक्स की परिभाषा पढ़ ली है तो अब दूसरी बात क्या आती है? विद्युत फ्लक्स का मात्रक। हाँ जी, क्या आता है? विद्युत फ्लक्स का मात्रक। ठीक है ना, चलिए, तो सबसे पहले इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं? इसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। किसे करते हैं? फाई से। ठीक है ना, इसे हम लिखते हैं किससे? फाई से, है बेटा। और फाई जो होता है वो होता है E इंटू डी ए, मतलब जो भी हमारा विद्युत क्षेत्र है वो जहाँ से वो गुजर रहा है ना, और उसके बाद हमारा दूसरा चीज़ क्या है? ये हमारा इस तरीके। ठीक है ना, जो तो E इंटू डी ए हमारा क्या है? ये फार्मूला है जो कि हमारे फ्लक्स का होता है। इस सब कैसे प्रदर्शित करते हैं? फाई से। पहली बात, जब भी आपको कोई भौतिक राशि मिले तो पहली बात आपको ये जानना है कि उस भौतिक राशि की परिभाषा क्या है। ओके, परिभाषा आपने देख ली। अगर परिभाषा आपने देख ली है तो नेक्स्ट आपका है कि उसका कौन सा भौतिक चिन्ह है जिसे हम उसे प्रदर्शित करते हैं, ग्रीक चिन्ह, जिसे अभी यहाँ पे हमने फाई से प्रदर्शित किया है। ठीक है, फाई से हमने प्रदर्शित किया है। ठीक, वैसे ही अगर फाई से प्रदर्शित, उसका सूत्र क्या है? तो उसका सूत्र है E इंटू ए, E इंटू ए, है ना। हमने क्या करना है? E इंटू ए उसका सूत्र है ना। तो जो भी फ्लक्स हमारा होता है जो किसी पृष्ठ से होकर गुजरता है, फाई, है ना, वो होता है E इंटू डी ए। अब डी ए क्या है तो बेसिकली E इंटू ए, मतलब विद्युत क्षेत्र इंटू एरिया। एरिया कैसा? परपेंडिकुलर एरिया। अब यहाँ पे एक बात करते हैं, जरा सा ध्यान दीजिए। ये जो डी ए है, ये जो डी ए है हमारा, वो क्या होता है? तो बेसिकली डी ए हमारा है क्षेत्रफल सदिश। क्या है? क्षेत्रफल सदिश है। क्या मतलब क्षेत्रफल सदिश का? क्षेत्रफल सदिश का मतलब यह है कि हमारी वस्तु का दिक् विन्यास किस तरीके से है, उसका ओरिएंटेशन क्या है, हमें ये पता करना, कैसे वो रखा हुआ है। अगर अभी आप खड़े हो तो आपका बॉडी अभी एस पोजिशन में है। ठीक है, तो मेरा जो दिक् विन्यास है वो फ्रंट की तरफ है, तो मैं अगर अपने बॉडी का एरिया वेक्टर लूँगा तो अपने से आगे की तरफ भी ये मेरा एरिया वेक्टर है। और जो भी मेरा कैलकुलेशन होगा किसी चीज़ का मेरे ऊपर से, तो इस एरिया वेक्टर से होगा। डन। तो अगर सपोज करो कि यहाँ मेरा एक प्लेट रखा हुआ है, अब देखो यहाँ पे दो बातें होने वाली है। ठीक, सवाल में ऐसी बातें पूछती है। पहली बात, इसका जो ओरिएंटेशन है वो ऐसे है। ठीक है, सपोज ये आपकी कॉपी रखी हुई है, ऐसे रखी हुई, ठीक है ना। और दूसरा यही प्लेट में रखा, इसको मैंने ऊपर दिखा दी। अभी दोनों ही अलग अलग बातें हैं। ठीक है ना, ये प्लेट जो है पहला वाला वो वर्टिकल रखा हुआ है इस तरीके से, और इसका एरिया वेक्टर उस साइड है। ठीक है ना, और दूसरा प्लेट इस तरीके से रखा हुआ है, उसका एरिया वेक्टर ऊपर का है। तो ये लेटा हुआ है और ये खड़ा हुआ प्लेट है, और काफ़ी ज़्यादा फर्क है इन दोनों में। ठीक है ना, इसे हम कहते हैं क्षेत्रफल, जो इसमें काम आने वाला है। ठीक है, अभी हम गॉस का लॉ पढ़ेंगे, उसमें हमारा ये पूरा यूज़ होने वाला है। ठीक है ना, चलिए, तो अभी हम बात करें तो ये हमारा डी ए है। अच्छा, अब इसे हम क्या बोलेंगे? डी ए हमारा क्षेत्रफल सदिश हो गया, जो कि दो बॉडीज़ के होते हैं, तो फाई इंटू ई डी ए। अब अगर सपोज करो यहाँ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम देख रहे हैं कि हमारी विद्युत क्षेत्र बल रेखाओं में और हमारे एरिया में एंगल 0 है। क्या है? 0 डिग्री। इसका मतलब जो हमारा फार्मूला था E इंटू डी ए कॉस थीटा वाला, बेसिकली E इंटू ए था, बट उसका जो वेक्टर फॉर्म है, स्केलर फॉर्म है, वो E इंटू डी ए कॉस थीटा। तो ये हमारा हो गया E इंटू डी ए कॉस थीटा।
तो अब इसमें हमारा जो फाई ज़ीरो इस वक्त जो फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा E इंटू ए, जो कि मैक्सिमम हो जाएगा हमारे किसी सरफेस के लिए, ठीक है ना, E इंटू डी ए, दैट्स इट। चलिए अगर हम इसकी बात करें तो अभी भी हमारी बल रेखा वैसे ही है, उसी तरफ जा रही है। अभी एंगल कितना है, साफ साफ दिख रहा है आपको कि आपका अभी 90 डिग्री एंगल है, ठीक है ना। तो मतलब अब जो हमारा फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा E इंटू डी ए कॉस 90, एंड कॉस 90 क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो हमारी कोई भी फ्लक्स यहाँ से नहीं गुजर रही है, इसका फ्लक्स क्या है, ज़ीरो। मतलब आपने क्या देखा कि अगर आपने फ्लैट प्लेट को रखा है और आपका विद्युत फील्ड ऊपर से नीचे जा रहा है, दैट मीन्स कि इट इज़ नॉट पासिंग थ्रू द सरफेस, इट इज़ गोइंग अबव इट और बिलो इट। मतलब ये सरफेस से, ये पृष्ठ के सतह से नहीं गुजर रहा है, ये ऊपर नीचे से चला जा रहा है, और इसीलिए हमारा विद्युत क्षेत्र क्या है, फ्लक्स क्या है हमारा, वो ज़ीरो है ना बेटा। चलो तो ये हमारी होगी। सबसे आपको पहली बार जब भी आपको कोई भौतिक राशि मिले तो उससे आपको क्या पता करना है, परिभाषा पता करना है। क्या पता करना है, परिभाषा पता करना है। परिभाषा के बाद फार्मूला, फार्मूला के बाद अगला स्टेप आता है वीमा और सूत्र ज्ञात करने का। क्या ज्ञात करने का, वीमा और सूत्र ज्ञात करने का, ठीक है ना। तो अगर हम वीमा और सूत्र की बात करें तो देखिए, जैसे हमारा ई का इसे देखते हैं, हमारी ई का सूत्र क्या है, मात्रक क्या है। तो ई हमारा होता है फोर्स अपॉन चार्ज, ओके, और एरिया होता है मीटर स्क्वायर, और फोर्स होता है एम, फोर्स होता है न्यूटन, फोर्स होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, मतलब मीटर होता है और मीटर स्क्वायर पहले से है, और आवेश होता है कुल। तो इसका जो बीमा हो गया, उसका जो मात्रक हो गया वो हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। वेरी सिंपल टू लर्न, मतलब आपको बेसिक्स पे सोचना है कि किस तरीके से ये हुआ। फार्मूला देख लिया, अगर फार्मूला पता है तो मात्रक पता है, मात्रक पता है तो बीमा पता है। अगर रट रहे हो आप तो बहुत गलत कर रहे हो। आप हमें पर्टिकुलरली कमेंट में पूछ सकते हैं किसी भी प्रकार की बीमा और भागों को समझने को, मैं एक सेपरेट वीडियो इसका अपलोड कर दूँगा, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करें अगर बीमा की, तो न्यूटन की बीमा क्या है, एम एल टी माइनस टू, और मीटर स्क्वायर होता है एल टू, और कूलम होता है ए टी। दैट मीन जो हमारी बीमा है इसकी वो है एम एल थ्री, वन प्लस टू थ्री, एंड देन टी माइनस टू, टी माइनस वन माइनस थ्री, एंड देन ए माइनस वन। तो हमारी जो बीमा इसकी आई वो आई एम एल थ्री, टी माइनस थ्री, ए माइनस वन, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि याद करना कोई गारंटी नहीं है कि आपको एग्ज़ाम में मार्क्स दिलाएगी कि नहीं दिलाएगी, बट समझना आपकी पूरी गारंटी है, चाहे आपको याद है या नहीं, ठीक है। तो सेवरल अदर टीचर्स एंड सेवरल अदर पीपल डोंट एवर लर्न द फॉर्मूलाज, ओके, दे जस्ट डिराइव इट ऑन द स्पॉट, ऑन द टाइम दे आर डीलिंग इट, बिकॉज दे नो द बेसिक्स बिहाइंड। तो सो व्हेन दे स्टडी, जब हम पढ़ रहे हैं तो उसके बेसिक्स को नज़र करते हैं, ना कि उस चीज़ को देखते हैं जो उन्हें दिख रहा है, उसके पीछे क्या लॉजिक है उसको देखते हैं, ठीक है। चलिए तो ये हमारा हो गया फर्स्ट टॉपिक जो था विद्युत फ्लक्स। अब जरा सा कुछ हम एनालिसिस करते हैं इंजीनियरिंग बिहार पर, ठीक है ना। अभी हमारा फ्लक्स क्या है, ई इंटू डी ए, मतलब हमें अगर विद्युत क्षेत्र पता है तो हम किसी सरफेस का फ्लक्स बता सकते हैं। फ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की जनरेशन में भी फ्लक्स का ही मैटर होता है। चलिए वो बाद में पढ़ेंगे, हम लोग आगे चैप्टर्स में आएंगे तो पढ़ेंगे उसमें। तो अब ई तो ठीक है भाई, आपने क्या ई सेट किया, आपने क्या विद्युत क्षेत्र सेट किया आपको पता, लेकिन आपको एरिया तो नहीं पता। तो भाई एरिया पता है, नाप लेंगे, क्या करना है, हाँ नाप लोगे, रेगुलर फिगर्स के नाप लोगे। अगर फिगर इरेगुलर है तो क्या, तो फिर फ्लक्स तो आप नहीं निकाल पाओगे। तो इसका मतलब हमें इरेगुलर फिगर्स के लिए हमें कुछ समझना पड़ेगा कि इरेगुलर फिगर्स के लिए हम क्या करें। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आए वो आए गॉस भाई ने क्या किया, हाँ जो मैंने बताया था आपको, एंगल के बारे में बात किया, क्षेत्र के बारे में बात किया, ये सारी बातें, एरिया वेक्टर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं इसी पेज पर। इस पेज को हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद फिर हमने बात की थी बीमा की, है ना जी। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन कूलम पर कूलम मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमने निकालना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसी रूप में लिखा हुआ है न्यूटन कूलम माइनस वन
meter square. So is it the same thing? Never ever learn. Okay, if you are listening and if you are right now you are listening my words, then make sure, take my guarantee that don't ever try to learn any single formula of physics. Just know it initially, just derive it initially, just know it what you are studying, just feel the logic behind, just feel the physics behind the thing, and gradually you will know the formula, you will know the dimension, you will know the everything. So don't ever try to learn initially, just see the flow, the mechanism behind that thing. Okay, चलिए नेक्स्ट हमारा पेज था जो मैंने आपको बता दिया, न्यूटन पर कूलम एंड न्यूटन स्क्वायर, ठीक है ना। इसके इंग्लिश वर्जन भी आपको मिल जाएंगे, है ना, मेरे ही चैनल पे, है ना। चलिए तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है, हाँ, ये विद्युत द्विध्रुव है जिसको हमने पढ़ा लिया है पार्ट 1 के चैप्टर्स में, ठीक है ना। आपको इस पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप टीचमिंट ऐप इंस्टॉल कर लोगे, हाँ मतलब अपने प्ले स्टोर से टीचमिंट ऐप इंस्टॉल कर लोगे, और इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करोगे, आप क्लासरूम आईडी 3718028251 3718028251 से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस आंसर्स टेस्ट वगैरह पा सकते हो। टीचर्स भी अगर इस वीडियोस को देख रहे हैं तो टीचर्स कैन ऑल्सो गेट देयर टेस्ट फ्रॉम these videos, okay, because I had at the free source to get that, okay, आपको कोई पे नहीं करना है, you can get all the teaching study materials in free, like other I don't charge for this notes and all, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास, हाँ ये हमने पढ़ रखा था, ओके। नेक्स्ट हाँ जी, जब ये साल पार्ट 1 में कवर रखे हैं। पार्ट 1 में हमने क्या छोड़ा था, पार्ट 1 में हमने फ्लक्स छोड़ा था, ठीक है ना, फ्लक्स को मैंने छोड़ दिया था, अभी हमें फ्लक्स को पढ़ना है, ठीक है ना। तो फ्लक्स, ठीक है, वो फिर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास है एक यहाँ टॉपिक है संतत आवेश वितरण, इंग्लिश में कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। संतत आवेश वितरण, ओके, व्हाट डज इट मीन। संतत आवेश वितरण का मतलब है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किसी सरफेस पर कॉन्टिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। सपोज मैंने किसी सरफेस को 1 कूलम चार्ज दिया तो 1 कूलम इवेनली उसके सरफेस आपको हर स्पेस पे मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही कोने में जहाँ दिया वहाँ आपको 1 कूलम मिलेगा, यहाँ 1 कूलम मिलेगा, ऐसा नहीं, आपको पूरे सरफेस पे 1 कूलम चार्ज आपको अवेलेबल रहेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो पहला आता है हमारा क्या, पहला आता है हमारा रेखीय आवेश वितरण, हाँ जी, लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ठीक है ना। रेखीय आवेश वितरण, हाँ, रैखिक, तो हमारा जो पहला आता है वो क्या आता है, जो हमारा पहला आता है वो आता है रैखिक आवेश वितरण। फर्स्ट हमारा क्या है, रैखिक आवेश वितरण, व्हाट डज इट मीन। तो रैखिक आवेश वितरण का मतलब है कि हमारी आवेश एक लाइन पे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सपोज ऐसा आप देखो कि ये हमारा एक लाइन है, इस पे हमारा प्लस 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 प्लस, देखो मैं एक बात कर रहा हूँ, डोंट ट्राई टू राइट अ लॉन्ग नोट्स इन योर कॉपी, जस्ट डिराइव द फॉर्मूला वेयर इट इज़, डिराइव करो, उसके बाद फिर आपको एग्ज़ाम्स में वो सारी बातें लिखनी जो आपने नोट्स में नहीं लिखी है। हाँ, जैसे अगर आपने रेखीय आवेश वितरण की बात अगर पूछ दी है, रैखिक आवेश वितरण क्या है, तो आप परिभाषा में सबसे पहले बात लिखोगे, ऑब्वियसली लिखोगे ही ना, बिना लिखे तो आगे बढ़ नहीं जाओगे। तो लिखोगे आपकी किसी रेखा पर लंबे सतह पर, सतह तो नहीं कर सकते, रेखा पर आवेश के वितरण की, आवेश जिस तरह से अपना को आवेश के वितरण को हम कहते हैं रैखिक आवेश वितरण।
है ना। इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, जो चार्ज का प्रति मीटर पर चार्ज के घनत्व को दर्शाता है, चार्ज की इकाई को दर्शाता है, ठीक है ना। अच्छा, तो हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल, मतलब जितना भी चार्ज उस बॉडी का है वो अपॉन उसकी लंबाई। तो यहाँ पे इसका यूज़ ऐसे नहीं होगा, इसका यूज़ होगा क्यू इज इक्वल्स टू लेमडा एल से यूज होगा, याद रखना क्यू इज इक्वल्स टू लेमडा एल से इसका यूज़ होने वाला है, नॉट लाइक लेमडा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल। ये हो गया हमारा पहला रैखिक आवेश वितरण, ठीक है ना। हम दूसरे की बात करें अगर, हाँ जी, तो अगर हम दूसरे की बात करें तो वो है हमारा क्षेत्रफल आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, ठीक है ना। वो क्या है, एरिया सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, है ना, पृष्ठीय आवेश वितरण। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है, अगर ये पृष्ठ है तो इस पे भी अब एक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन रहा होगा इस तरीके से, है ना बेटा। तो इसको हम कहेंगे सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एरिया, जितना भी हमारा एरिया है वो होगा सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन, मतलब क्यू डिवाइड बाई एरिया। सिंपल सी बात है, डोंट ट्राई टू रिमेंबर इट, ट्राई टू फील इट। भाई फीलिंग की बात हो रही है, हाँ रिमेंबर क्या करना है आपको कि लेंथ के लिए लैम्डा है, एरिया के लिए सिग्मा है, हाँ लेंथ के लिए लैम्डा है, एरिया के लिए सिग्मा है, ठीक है ना। नाउ थर्ड हमारा है आयतनी आवेश वितरण। क्या है? आयतनी आवेश वितरण। आयतनी आवेश वितरण क्या मतलब है इसका, आयतनी आवेश वितरण का? तो अब हम बात करेंगे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ वॉल्यूम, मतलब किसी सतह पे, किसी आयतन पे आवेश का वितरण की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, उसे हम बोलते हैं रो से, और फिर से चूँकि आयतन की बात कर रहे हैं तो डिवाइड बाय आयतन। नाउ क्यू इज इक्वल्स टू रो वी, ये हमारा हो गया क्या, आयतन आवेश वितरण, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा आपको वो नहीं पढ़ना है कि आपने ये याद नहीं करना है, आपको याद करना है ये वाला, अभी गॉस के लॉ में हम उसको यूज़ करेंगे, विल कम बैक टू इट, ओके। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, हाँ जी, गॉस के नियम, जिसकी हम कब से तलाश कर रहे थे, है ना। ये है गॉस का नियम, ठीक है। तो गॉस नियम क्या कहता है, ठीक है ना, गॉस नियम, गॉस नियम ये कहता है कि गॉस नियम क्या कहता है, तो गॉस नियम ये कहता है कि अब देख, जैसा मैंने आपको बताया था, क्या बताया था आपको मैंने, कि जो वैद्युत फ्लक्स का जो पहला फार्मूला है E इंटू डी ए कॉस थीटा, उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसमें प्रॉब्लम ये है कि हमें हर बार एरिया का नहीं पता होगा। सरफेस अगर इरेगुलर है तो हम उसका एरिया निकाल नहीं सकते हैं। तो इस बात को क्लियर आउट करने के लिए क्या किया गया, उसने एरिया के मसला को ही हटा दिया। उन्होंने क्या बोला कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पे उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब द नंबर ऑफ फ्लक्स passes through a surface is equals to the charges present on that surface into 1/ε0 into 1/ε multiplied by 1/ε, मतलब the product of charge and permissivity 1/ε0 is the number of flux that is passing through the flux that is passing through the surface, okay। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे पृष्ठ से किसी पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स उस पर उपस्थित आवेश का, जिसे क्यों कहते हैं, का
1/ε0 गुना होता है। ओके, इजी जी। तो किसी विद्युत फ्लक्स से जो लाइन हमारे गुजर रहे हैं उन्हें हम कहते हैं क्या, 1/ε0 गुना होता है। तो मतलब हमें अगर गॉस का लॉ प्रूव करना है तो अब जो फ्लक्स मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए Q/ε0। चलिए इसे प्रूव करते हैं। ओके, चलो प्रूव। जैसा कि आपका चैनल का नाम है डेरिवेशन वाला, तो आपको हर डेरिवेशंस का फुल प्रूफ अंडरस्टैंडिंग विद बेसिक्स लाइक हाउ टू इनिशिएट द डेरिवेशन। देखो डेरिवेशंस याद करना बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब याद कर लोगे फिर भूल जाओगे एंड हमेशा एक डाउट रहेगा कि पता नहीं क्या ऐसे है कि वैसे। याद कर रहे हो तो कर लो, लेकिन अगर आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो कि इसमें हमने क्या बातें पढ़ी, क्या मैथ पढ़ा, क्या फिजिक्स पढ़ा, किस तरीके से हमने इसको इनिशिएट किया, इसकी कैसे हेडिंग पढ़ कैसे इसका इनिशिएट शुरू करना है, इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं गॉस के नियम में कि Q/ε0 प्रूफ करने का। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पता है कि जो हमारा E होता है वो क्या होता है, E क्या होता है हमारा। ठीक है ना, तो E जो हमारा होता है बेटा वो होता है, हाँ E हमारा क्या होता है बेटा, E होता है 1/4πε0 Q/r²। ओके, व्हाट इट इज, दिस इज फॉर स्फीयर। मतलब अगर मैंने माना कि एक गोलीय पृष्ठ है और उस पर छोटा सा पृष्ठ जो फ्लक्स गुजर रहा है वो हमारा d∅ है। ठीक है ना, वो कितना है d∅। ठीक है, मैंने सब मान लिया। ठीक है, अच्छा तो फाई और इस पर जो चार्ज है इस छोटे से एरिया में वो dq चार्ज है। ठीक है ना, चलिए तो अब हमें पता है कि जो फ्लक्स होता है वो होता है E इंटू छोटा सा एरिया, E इंटू डी। तो अब E की वैल्यू अभी आपने निकाली है, वो कितनी निकाली है 1/4πε0 Q/r²। यहाँ cos थीटा लगा दो, Q/r² और फिर dA cos थीटा। देन यू कैन सी दैट dA cos थीटा। अब यहाँ पे एक टॉपिक है जो हमने अभी तक नहीं बताया आपको, वो है आपका घन कोण। क्या है, घन कोण, जिसे ओमेगा कहते हैं। ठीक है ना, सॉलिड एंगल। व्हाट इज दिस सॉलिड एंगल, तो जरा से इसकी बातें करते हैं समझ। ठीक है ना, चलिए तो घन कोण की हम बात करते हैं। ठीक है ना, तो जैसा कि हमने देखा तो कुछ चलिए इसी नहीं जाना चाह रहे हैं यहाँ से। हाँ, तुम घन कोण की अगर बात करें, ठीक है ना, देखो अगर यह एक चूड़ी है, क्या है, देखो सपोज ये एक सर्कल है, एक सर्कल है। अब इस सर्कल का लेंथ सपोज मेरे यहाँ से यहाँ L लेंथ लिया और उसके सेंटर पर हमारा एंगल जा रहा है थीटा, जिसे हम रेडियन कहेंगे। तो इस थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी L/r क्लास 7 यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर्स में आपको पता होगा कि आपने क्या पढ़ा था कि जो हमारा फ्लक्स जो एंगल थीटा होता है, ये जो रेडियन होता है, इसी रेडियन बोलते हैं। रेडियन इज ए यूनिटलेस डायमेंशन, यूनिटलेस अंडरस्टैंडिंग, जैसे बोला हर एक डेरिवेशन के पीछे अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग आपको प्री स्टडी चीज़ों से मिलती है। तो आपने जब 11th का चैप्टर पढ़ा था उसमें पढ़ा था डायमेंशंस यूनिट में हमारे दो ऐसे यूनिट्स हैं जिनकी डायमेंशंस नहीं होती हैं। तो दो तो ही हैं और भी हैं, बट अभी फ़िलहाल दो ऐसी हैं जिसकी डायमेंशंस नहीं है। कौन कौन से बेटा, तो हमारी पहला है वो जो फर्स्ट हमारा है वो है हमारा रेडियन है, और दूसरा है स्टेरेडियन, जिसे सॉलिड एंगल भी कहते हैं, घन कोण भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है ना, तो जो रेडियन है हमारा उसका मतलब क्या है, अगर आप उसको फील करते हो उसका मतलब ये है कि सपोज ये एक आर्क है, चूड़ी है हमारे यहाँ, ठीक है, यहाँ पे चूड़ी रखी है। इस चूड़ी किसी टुकड़े को मैंने एंगल लिया सेंटर पे, तो इसका एंगल क्या, एंगल जितना लंबा मैंने चूड़ी का हिस्सा लिया वो और अपॉन में उसका रेडियस, डन। तो जो लेंथ है हमारा वो भी मीटर में है, रेडियस है वो हमारा वो भी मीटर में है, और इस तरीके से हमारा जो यूनिट है यूनिटलेस है और ये रेडियन। बट हमें भी रेडियन नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, हमने क्या लिया, हमने जो लिया वो लिया हमने एक स्फीयर लिया। क्या लिया हमने, एक सॉलिड सरफेस लिया। हमने क्या लिया, एक हमने सॉलिड सरफेस लिया। ठीक है ना, इस तरह का सरफेस लिया। तो
तो अब ये जो एरिया, इसका अगर हम एरिया दें, कुछ हिस्सा एरिया, कुछ वो जैसे फुटबॉल लिया आपने, फुटबॉल के हेक्सागन्स होते हैं, उनमें एक हेक्सागन निकाल लिया और उसका सेंटर अपना एरिया पता करना है, तो हेक्सागन है वो एरिया है। हाँ, तो उस एरिया को आप देखो अगर, तो उसका जो सेंटर पे एरिया है उसे बताओ क्या है, उसका जो एंगल है वो क्या है, उसे हम बोलते हैं ओमेगा। क्या बोलते हैं? ओमेगा बोलते हैं। और ओमेगा क्या होता है? ओमेगा का मतलब जो भी एरिया है हमारा वो अपॉन में रेडियस का स्क्वायर, वाई स्क्वायर, मीटर मीटर कैंसल, मीटर स्क्वायर करने के लिए मैंने आर को आर स्क्वायर कर दिया और ये हमारा ओमेगा हो गया। ठीक है, तो इसे आप लोग चलिए, ये हमारा हो गया डन। ठीक है, नाउ तो अगर हम बात करें इस चीज़ की, तुम कहाँ चले गए? नियम कहते तो ही नियम कहते जो भी नहीं मालूम। ये हमारा हो गया फ्लक्स। ठीक है ना, नाउ ई की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, डन। चलिए, इंटू डी ए कॉस थीटा। इसमें अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो मैं डी फाई मुझे मिलेगा। इंटीग्रेशन में क्या है? कांस्टेंट बाहर जाएगा, 5/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। अभी डी ओमेगा कहाँ से आ गया? अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था भाई? आपको बताया था कि जो ओमेगा होता है वो होता है डी ए अपॉन का आर स्क्वायर और ये होता है कॉस थीटा। तो वही तो बात है, जितना भी एरिया हमने लिया वो एंड अपॉन का रेडियस का स्क्वायर वो हमारा हो जाएगा ओमेगा। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा ओमेगा। अब ओमेगा क्या है? सॉरी, ओमेगा की इंटीग्रेशन क्या है? वो है 4 पाई। क्या है बेटा? 4 पाई। वाई इट इज़ 4 पाई? भाई अगर हमने क्या लिया, अगर हमने क्या लिया, एक स्फीयर लिया, तो स्फीयर का पूरा एंगल कितना है? 360 डिग्री। तो यहाँ पे 360 प्लस 370 डिग्री, बिकॉज दो तरफ है, दो एक्सिस में, एक एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस में। ठीक है ना, तो इसमें हमारा क्या होगा? 4 पाई एंड देन 4 पाई एंड 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और फाई हमारा जो आ जाएगा गॉस के नियम के हिसाब से हो जाएगा क्यू अपॉन का एप्सिलॉन नॉट। डन, दैट्स इट। आपको ये डेरिवेशन, जैसा कि चैनल का नाम है डेरिवेशन वाला, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस तरह के डेरिवेशंस को काफ़ी इजी वे में पता करें और मिलता है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। हाँ, ये वही प्रूव है 4 पाई आर स्क्वायर। कट हो गया, बात ख़त्म करें इसको। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ ना। गॉस लॉ के अनुप्रयोग क्या क्या यूजेस हैं? तो बहुत ही इजी यूजेस हैं, बहुत ही इजी यूजेस है। देखिए बात करते हैं क्या क्या यूजेस हैं। ठीक है ना, तो पहला यूज़ है हमारा किसी लाइन के लॉन्ग विद्युत क्षेत्र ना, तो अनंत लंबाई के और अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र, मतलब बहुत इजी। देखिए, इसको डिराइव कराने से पहले मैं आपको 2 पार्टीशन में पढ़ने का एडवाइस दूंगा। एक कहीं से भी आप पढ़ो, दैट डजंट मैटर, आई डोंट नो हाउ द टीचर इज बीइंग टीचिंग यू, बट अभी क्या करना है आपको? 2 पार्टीशन में पढ़ना है। एक पार्टीशन में फर्स्ट फॉर्मूला से आएगा, दूसरे पार्टीशन में गॉस लॉ चलेगा, फिर दोनों को कंपेयर कर देंगे। ओके, दैट्स डू। चलिए, तो अगर मैंने पहला हेडिंग यहाँ पे है अनंत लंबे अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र
करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ले लेंगे, ठीक है, काफ़ी गंदा सा लाइन हो गया ये। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ले लेंगे, ठीक है, एक लाइन लिया, ठीक है, उस लाइन पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है प्लस 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 प्लस, ठीक है। तो हर एक चार्ज एक रिंग बनाएगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो उन सारे रिंग्स को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर बन जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है। एल लंबा तार है और कितने दूरी पर, आर दूरी पर एक पॉइंट लिया जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है और ये पी पॉइंट था। तो जैसा मैंने बताया, दो पार्टीशन में सोचेंगे। क्या सोचेंगे, दो पार्टीशन में। पहला पार्टीशन है कि फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू ए, ठीक है, ये हमारा फ्लक्स होना चाहिए, ई इंटू डी ए, अज नॉट ई इंटू डी ए। चलिए, तो डी फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू डी ए। अच्छा, बट गॉस ने बोला कि जो फाई होगा वो होगा हमारा क्या, वो होगा Q अपॉन का एप्सिलॉन नॉट। तो Q को हमने जैसा बताया था आपको यहाँ पे सतत आवेश वितरण में, क्या बताया था आपको मैंने कि Q का जो नीड है वो हमेशा कैसा होगा, वो इस तरीके से होगा, लेमडा एल के रूप में। वही यूज़ करते हैं, लेमडा एल के फॉर्म में आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमने वैल्यू पुट करनी Q की, वो पुट करनी है लेमडा एल अपॉन का एप्सिलॉन नॉट। डन। नाउ डी फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू डी ए। अब इसमें जो फाई इंटीग्रेट होगा वो कितना होगा, ई इंटू टू पाई आर एल। वाट इज दिस टू पाई आर एल। अब भाई चूंकि ये लाइन है उसका तो एरिया होगा नहीं। एरिया क्या है, एरिया जो इस सिलेंड्रिकल शेप का है, जो उसको हम कहेंगे टू पाई आर एल, ठीक है ना, लेमडा अपॉन टू। अब इसको अगर हम इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग बोथ, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, है ना, 1 और 2 की तुलना करने पर, अभी तो नहीं लिखोगे नोट्स में, अभी छोड़ दोगे, लेकिन एग्जाम्स में आपको लिखना है लंबी लंबी बातें, है ना। तो ये हो जाएगा ई इंटू टू पाई आर एल इज इक्वल्स टू लेमडा एल अपॉन का एप्सिलॉन नॉट, एल और एल कट जाएगा, अब ई कितना हो जाएगा 1 अपॉन टू पाई आर लेमडा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड किसी इन्फिनिटली लॉन्ग तो इन्फिनिटली लॉन्ग किसी वायर के लिए हमारा क्या हो गया, विद्युत फील्ड हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट लॉ का अनुप्रयोग है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है किसी एक समान आवेशित, हाँ तो ये हमारा आया था लेमडा पर 2r। अब एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र, हाँ जी, चलिए बात करते हैं। तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है ना। तो ये हो गया एक समान आवेशित एक समान आवेशित समतल चादर, ठीक है ना, एक समान आवेशित समतल चादर, समतल चादर के करीब, चादर के पास हमारा विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो ये एक चादर है हमारा, ठीक है ना, डन। बहुत गंदा चादर हो गया जी। ये हमारा क्या हो गया, चादर हो गया, ठीक है। तो अब इसका एरिया कितना है, ए है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या पता करना है, इस पर विद्युत फील्ड पता करना है, ई पता करना है, ई ऐसे है हमारा, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम देखें तो इसका दो पृष्ठ है, एक इधर का पृष्ठ और एक पीछे का पृष्ठ, ठीक है ना। तो अब जो फाई इस पे आएगा वो आएगा हमारा ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए, और ये हो जाएगा 2EA, मतलब आगे वाला पृष्ठ के लिए ई और पीछे वाले पृष्ठ के लिए ये हो जाएगा। और फिर जो गॉस का लॉ है, फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू क्या लिखेंगे, सिग्मा ए अपॉन का एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, ठीक है ना। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2EA इज इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन का एप्सिलॉन नॉट। ए और ए कट जाएगा और ई क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन का 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये हमारा हो गया किसी भी चादर के पास विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ठीक है ना।
तो ये हमारा डेरिवेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है ना, जो कि सिग्मा अपॉन का 2 एप्सिलॉन नॉट हमारा है, ठीक है ना। चलिए अब पतले चादर के लिए आप लोग होमवर्क में करेंगे इस चीज़ को, सेम डेरिवेशन है, नॉट लाइक एनीथिंग, सेम डेरिवेशन है, बिल्कुल डिट्टो सेम है, बस जो हाँ जी, तो दैट्स लास्ट चैप्टर एंड एंडिंग ऑफ द चैप्टर। चलिए देख लेते हैं इसको। तो एक समान आवेशित पतले गोलीय पृष्ठ पे पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र खोल के कारण विद्युत क्षेत्र कारण मर जाओ। चलिए मतलब चार्ज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, ठीक है ना। तो अगर हमने देखा एक मैंने रिंग बनाया है ऐसे, जिसकी रेडियस थी r, क्या थी r, और ये एक r रेडियस का इलेक्ट्रिक फील्ड अपने किनारे पे बनाएगा, क्या बनाएगा, r लेंथ का एक r लेंथ का ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो फिर से वही बात है ना भाई, फाई इज इक्वल्स टू E इंटू ए और फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन का ए, क्यू अपॉन का एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ क्यू क्या है, तो एज यूजुअल सिग्मा ए अपॉन का एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब दोनों में ए अलग अलग है भाई, क्योंकि अब ये छोटा आ रहा है बड़ा आ रहा है, तो यहाँ ई कितना है, ई है हमारा 4 पाई सरफेस का रेडियस, क्योंकि सरफेस की बात कर रहे थे, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर उसके बाद फिर हमारे पास तो हमारा जो लेयर था गॉस का वो हो गया आर स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना बेटा। कैपिटल आर हमारा रिंग के रेडियस है और स्मॉल आर हमारा उसका जो सरफेस एरिया बनाएगा उसका, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो क्या हो जाएगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई कैंसिल आउट, E हो जाएगा हमारा सिग्मा अपॉन का एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन का आर स्क्वायर, ठीक है ना, आर स्क्वायर अपॉन का आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रूफ, दिस इज द लास्ट डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। बहुत ही चैप्टर बहुत ही ईजी है जी। आप व्हाट्सएप पे जाके इस चैप्टर से रिलेटेड जितने व्हाट्सएप पे रहेगा डिस्क्रिप्शन में जाकर के इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल है, नोट्स है, आपको वहाँ मिल जाएंगे, और आपको इसके क्विज़ भी वहाँ पे मिल जाएंगे। मैं क्विज़ जनरेट कर दे रहा हूँ, आप चाहो तो अभी इसके बाद आप यहाँ पे क्विज कर सकते हो, ठीक है ना। क्विज के बाद इनके जो भी क्वेश्चंस हैं उनके सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो कमेंट में आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकते हो, मैं अपने ईजी एंड उस चीज़ को आपको समझा दूंगा, ठीक है, वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन दिखा करके, ठीक है ना। क्विज़ जनरेट करते हैं, ठीक है। इस चैप्टर का क्विज़ जो है हमारे पास है वो है, ठीक है। चलिए 5 क्विज़ आपको दे रहा हूँ मैं, टाइम टू प्रोसीड। आप इसका क्विज़ देंगे, सारे वीडियोस को देख लीजिए, पॉज करके कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और फिर बाद में इसको आप आंसर दीजिए, ठीक है ना। तो ये हमारा टॉपिक है, इसका क्विज़ हमें चाहिए। चलिए तो क्विज़ हम देखते हैं इसको। दिस इज़ योर क्वेश्चंस टू द आंसर। हाँ जी, आप यहाँ पे इसको ढूंढ सकते हो, ठीक है ना। पास टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, आप इसका आंसर कर सकते हो। विद्युत पथ की परिभाषा क्या है, तो किस सतह से गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ना, ठीक है। ये हो गया हमारी। चलिए नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट है
एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखे गए ए क्षेत्रफल से एक समतल गुजरने वाले ई कॉस थीटा है ना, बी इसका आंसर है, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। आप वीडियो पॉड को पॉज करके खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो, मैं तो बस आपको दिखा रहा हूँ, है ना। एसआई मात्रक क्या है विद्युत फ्लक्स का, तो हमने भी पढ़ा न्यूटन। विद्युत फ्लक्स क्या है हमारा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। और जी ई इंटू ए मतलब न्यूटन पर कूलम एंड देन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, देखिए यहाँ पे क्या है, अब यहाँ डायरेक्टली दिया नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया, बड़ा अच्छा बात है यहाँ पे। देखिए यहाँ दिया हुआ है न्यूटन पर न्यूटन, तो यहाँ दिया हुआ है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो क्या विद्युत फ्लक्स का अठाई मात्रक विद्युत फ्लक्स, नहीं तो फार्मूला क्या है विद्युत फ्लक्स का, ई इंटू डी ए। तो ई इंटू डी क्या होता है, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब अगर देखा जाए तो वोल्टेज वोल्ट पर मीटर क्या होता है, देखो वहाँ पे डायरेक्टली आंसर नहीं दिया,